सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं गुरु जी। मेरा घर धारिकपुर गांव है, सुजानगंज, जौनपुर। और उपाध्याय जी, व्यास जी, जहाँ से आप परिचित हैं, हमारे धारिकपुर गांव से बहुत परिचित हूँ। तो दो परिवारों से ब्रजभूषण जी के परिवार से परिचित हूँ, देवनायक के परिवार से। देवनायकाचार्य जी, यस। तो मैं उसी गांव में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, चलो पूछो। और मैं एक्चुअली सुजानगंज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ और एक बुक भी लिख रहा हूँ। तो सुजानगंज नाम के ऊपर, टाइटल के ऊपर मैं कुछ बात करनी थी। वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया, जिसमें कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया कि इसका नाम क्यों पड़ा था। तो सुजानगंज नाम के ऊपर एक तो इसका शाब्दिक जो भी अर्थ है वो एक अलग चीज़ है, बट एक उसके पीछे स्टोरी भी लोग बताते हैं कि क्यों सुजानगंज नाम पड़ा। क्या बताते हैं? एक तो बताते हैं कि आलम कवि थे, आलम गाँव के, जिन्होंने एक मुस्लिम लड़की के साथ प्रेम विवाह किया था और अपना नाम बदल के उन्होंने आलम रख लिया था, हिंदू ब्राह्मण थे। और वो लड़की जिससे उनका प्रेम विवाह हुआ उसका नाम सुजान शेख था, जो सुजानगंज बाजार की ही थी। ऐसा मैं इस आख्यान से मैं सहमत नहीं हूँ। रामचरितमानस में राम सुजान जान जन जी की, अवधि में सुजान का अर्थ होता है अच्छा जानने वाला। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, इसीलिए इसका नाम सुजानगंज पड़ा कि वहाँ के लोग बहुत विपन्न, बहुत धार्मिक और बहुत ही ज्ञानवान होते रहे पहले। आपको यह नहीं कदाचित पता होगा, वहीं एक बहुत अच्छे कवि सुजानगंज में हमारे थे, गिरिजा दत्त गिरीश, जिन्होंने तारक वध महाकाव्य लिखा था। उसी सुजानगंज में देवनायकाचार्य हुए जो जगत गुरु थे। उसी सुजानगंज में ब्रजभूषण व्यास भी, चंद्रभूषण व्यास, जो रामायण की परंपरा चलाई। उसी सुजानगंज में मैं स्वयं आज पूरा भारत विद्या का लोहा मानता है। जिन्होंने ये बातें कही वो बहुत गलत कही। एक और भी तर्क लोग देते हैं कि बहुत 300-400 साल पहले कोई क्षत्रिय राजा थे जिनका नाम सुजान सिंह था, और उनके नाम से भी इसका नाम पड़ा। ये दो ही तर्क अभी तक नहीं समझ में आया है। ये दोनों तर्क गलत हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सुजानगंज का नाम इसीलिए पड़ा। ये कितना पुराना होगा या कब का हो सकता है इसका प्रादुर्भाव? सुजानगंज ये शब्द, ये तो अवधी भाषा का शब्द है। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, गोस्वामी स्वयं लिख रहे हैं। 500-600 वर्ष पहले का इसे मानना चाहिए। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है। ये कहानी, जो प्रेम कहानी लोग वहाँ के इंटरव्यू में बताए मुझे, उन्होंने इसका बराबर से जिक्र किया हुआ है कि आलम कवि जो एक हिंदू ब्राह्मण थे, ये उस किताब में लिखा है। आप मेरी बात तो सुनिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिर्जापुर के थे, वो हमारे क्षेत्र के नहीं थे, इसलिए उनको हमारे क्षेत्र की टिप्पणी का कोई बहुत औचित्य नहीं लगता। मैं आपको बहुत प्रामाणिक बात बता रहा हूँ। ये सई नदी के तट पे है। यहीं राघव जी ने वनवास की प्रथम रात यहाँ बिताई थी। पहली संध्या की थी। सुजानगंज के पास एक तालाब है, रवहा तालाब, उसका नाम राघव तालाब था। तो मैं आपको 50 प्रमाण दे दूंगा कि न तो सुजान सिंह के नाम पर यह पड़ा, ना इसका का नाम, न सुजानगंज, न तो सुजान के नाम से पड़ा। ये सुजान का अर्थ है विद्वान, विद्वानों का एक क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम सुजानगंज। चलिए, अभी आपके जन्म स्थान के बारे में भी थोड़ा सा मैं विकिपीडिया पे देख रहा था, उसमें साड़ी गांव दिखा रहा है, बट प्रेमपुरा जो कि हमारे घर से एकदम लगा हुआ है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरा मूल गांव तो प्रेमपुरा ही है। पैदाइश आपकी प्रेमपुरा से? नहीं, मेरे पितामह की पैदाइश प्रेमपुरा है। फिर मैं सानी खुर्द वहाँ पर मेरी दादी का पीहर था।
और वहीं पर हम लोग चले गए थे। हमको मुसलमानी सब निवास तो मैं नहीं कहूँगा, हमको वहीं भूमि मिल गई थी। और वो सांधी था, प्रथम संध्या भगवान राम ने वहाँ की थी। अब उसका नाम मेरी माँ के नाम से हो गया सचीपुरम, अब तो लिखित भी हो गया। ऐसा अभी मुझे भी ऐसा पता चला है। लेकिन प्रेम कपूर के कुछ लोगों को मैंने इंटरव्यू किया जिन लोगों ने बताया कि आपका जन्म प्रेम कपूर गांव में हुआ था। मैं झूठ बोला, साड़ी में ही आपका जन्म हुआ था, ठीक है। बट निवासी आप प्रेम कपूर से ही हैं और साड़ी आपको माइग्रेट होके दादी के यहाँ। सुजानगंज के अगर बहुत सफल विद्वानों की अगर हम बात करें, देवनायकाचार्य जी का नाम बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ, मैंने देखा तो नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं था। नहीं, बहुत अच्छे थे। और ब्रिजभूषण व्यास जी, जिन्हें हमारे गांव में ऐसा बताया जाता है कि आपके प्रथम गुरु बचपन के रहे। नहीं, वो झूठ हो रहा। ऐसा नहीं है सर? नहीं। तो आपके प्रथम गुरु चाइल्डहुड बचपन में आपके मेरे पितामह स्वयं पंडित सूरी बली मिश्री जी थे। अच्छा, आप ब्रिजभूषण जी के टच में कभी आए फिर? वो तो हमारे गांव के थे, इससे हमारा उनका संपर्क था। मैंने उनसे कहा था कि आप हमको रामायण सिखाइए, तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि आप संस्कृत पढ़ लीजिए। फिर मैंने इतना श्रम किया तो उन्होंने कहा मैं आपको रामायण सिखा ही नहीं सकता, अब आप स्वयं जान गए। क्योंकि उनका स्वभाव था किसी को जल्दी बताते नहीं। तो फिर मैंने भी श्रम किया, इतना श्रम किया कि उनसे 10 गुना अधिक श्रम किया मैंने। और अभी रामचरितमानस पर मैं 9000 पृष्ठों में व्याख्या लिख रहा हूँ। तो एक ऐसा भी सुनने में आता है, क्योंकि मैं उसी गांव से हूँ, ब्रिजभूषण व्यास जी। आप पूछिए, बताऊँ। तो लोग बताते हैं कि आप पहले चंदन ऐसा शिव जी वाला लगाते थे, शैव वाला, बाद में उनके इन्फ्लुएंस की वजह से। नो, मैं पहले से वैष्णव हूँ, ये सब झूठ बोलते हैं लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। और न मैं ब्रिजभूषण जी को गुरु मानता हूँ, न वो हमारे गुरु थे। हम लोग सरयू परिणों में एक के ब्राह्मण हैं। सरयू परिणों ब्राह्मणों की 3 परंपराएं, 1, 3, 13, 1.25 लाख 4 परंपराएं हैं। तो हम मैं वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण हूँ, एक का ब्राह्मण हूँ मैं। वो उपाध्याय थे, उनको गुरु मानने का मेरा प्रश्न नहीं उठता। ये तो बचपन की सुनी सुनाई, क्योंकि मैं उस गांव में पैदा हुआ। नहीं, मैं आपको उत्तर, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट उत्तर दे रहा हूँ। इसलिए मैं एकदम क्लियर कर रहा था, क्योंकि जो सुनी हुई बातें हैं बचपन की वो नहीं। वैसी। अच्छा, देवनायकाचार्य जी के बारे में आप कितना तक जानते? क्योंकि उनको वो तो बहुत पहले बहुत अच्छे थे। इतना रामायण संप्रदाय के बहुत अच्छे विद्वान थे और व्याकरण के भी बहुत अच्छे विद्वान थे। उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर मैं एक विशेष उपलब्धियां तो देखिए, उन्होंने बहुत पुस्तकें नहीं लिखी और उनके यहाँ संतान भी नहीं थे, एक बेटी ही थी संभवतः। वो भी बाद में कम एज में ही खत्म हो गई। हाँ, और वो भी एक्सीडेंट में चली। पर प्रतिभा बहुत अच्छी थी। तो अगर सुजानगंज की पहली सबसे बड़ी प्रतिभा सनातनी वर्ग से अगर हम रिलेट करके देखें, तो देवनायकाचार्य जी से पहले भी, उनसे पहले भी कोई? हाँ, गिरिजा दत्त गिरीश जी थे। उनसे पहले के? हाँ जी। गिरिजा दत्त, ये किस गाँव के थे? ये खुदाईपुरा के पास सेवापुर गाँव है। हाँ, वहाँ। उसके बाद वो थे, फिर बिलवार के स्वामी जी भी तो पर विद्वान नहीं थे। अच्छा, वो उस कैटेगरी से मतलब नहीं, आध्यात्मिक ज्यादा रहा होगा या ऐसा कुछ? हाँ, वो सन्यासी थे, पढ़े लिखे कम थे। अगर सुजानगंज की विद्वानों की लिस्ट से बाहर अगर हम जाके बात करें सुजानगंज के क्षेत्र के लोगों की, तो उसके बाद कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से सुजानगंज को पहचान मिली या जाना जाता है सुजानगंज? देखिए, सुजानगंज छोड़े हमको बहुत दिन हो गए, और मैं इतना जानता हूँ, सुजानगंज क्षेत्र एक तो गौरी शंकर जी के नाम से जाना जाता है जी। ये हमने देखा है कि जहाँ तक उनके घंटे का स्वर होता वहाँ लगभग 500 वर्ष का इतिहास है, कब तक ओला नहीं पड़ा वहाँ गौरी शंकर भगवान के घंटे के, जहाँ तक घंटा है वहाँ राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, अब तो डिग्री कॉलेज भी वहाँ, संस्कृत विद्यालय, वही संस्कृत विद्यालय मैंने पढ़ा था, गौरी शंकर आदर्श गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय। तो
दूसरा जो अभी हम लोग सुजानगंज के आसपास के क्षेत्र में अगर जाते हैं और बताते हैं कि हम सुजानगंज से हैं, तो लोग एटम बम बहुत जल्दी रिकॉल करते हैं। हाँ, नहीं आइटम बम और हरा पेड़ा दोनों। यस, तो एटम बम भी एक हमारी पहचान रही हाँ, है। निश्चित। और आप व्यर्थ अब एक आप किससे प्रश्न कर रहे हैं, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप पद्मभूषण से प्रश्न कर रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं, ये सब छोटी छोटी बातें यार। नहीं, क्योंकि उसमें मेंशन में जाएगा सर। आपके मुख से निकली हुई हर चीज हमारे लिए इस पुस्तक में, अच्छा, सुजानगंज के नाम से एक बुक लिख रहा हूँ जिसमें आपका कोट लेना बाकी रह गया था, बाकी सबके इंटरव्यूज इसमें आ चुके हैं। बस ये चीजें थी। और सुजानगंज क्षेत्रवासियों के लिए अगर कुछ मैसेज अगर आप देना चाहेंगे। मैं बस यही कहूँगा, अब राम सापेक्ष राष्ट्रवाद की चिंता करनी चाहिए, भगवान राम के शरण में जाना चाहिए और राष्ट्र देवो भव और राष्ट्र को देवता मानना चाहिए। तो इसी के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा, समय का बहुत अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, Thank you. हमें आशीर्वाद आप। कारण बताएं। योगेश मिश्रा। ठीक है। हाँ, प्रणाम गुरुजी।